अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज जो मैं जिस बुक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है ऑडिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की ये बुक है। ठीक है, ये मतलब मुझसे स्टूडेंट ने डिमांड किया था, जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर्स अब बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी, दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी बनाऊंगी, जैसे कास्ट और एडवांस अकाउंटिंग के मैं ऑलरेडी बना रही हूँ। तो जी, इस राइटर बुक का नेम है ऑडिटिंग और इसके राइटर है मोहम्मद आरिफ सीएच और सुहेल अफजल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि स्टडी के रिलेटेड मैं जो वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी, चाहे वो ऑडिटिंग के हैं, बी लॉ के हैं, BCR के हैं, EOP के हैं, किसी के भी मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, आगे फर्दर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो आप खुद कर सकते हैं, या आप मुझे भी बता सकते हैं जिस आप चैप्टर के बारे में या जिस पॉइंट के बारे में क्लियर करना चाहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, सबसे पहले हमारा ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, इसके राइटर्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब सब कुछ सेम ही होता है। राइटर्स के नेम डिफरेंट होते हैं तो कुछ अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होती है, वैसे अदरवाइज सारा कुछ सेम ही होता है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करनी है कि ऑडिट वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या है, ये हमें पता कैसे चला कि ऑडिटिंग भी करवाते हैं अपने बिजनेस वगैरह की। ठीक है, उसके बाद है इसकी डेफिनेशन ऑडिट की, और ये आप कर लीजिएगा ट्रू एंड फेयर व्यू, थोड़ा सा कर लीजिएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, डेफिनेशन आप सेम एज इट इज़ कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, ये सही है। आप चाहें, अगर आपसे ये नहीं होती है तो आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके सिंपल डेफिनेशंस भी ढूंढ सकते हैं इसकी। आपने क्या करना है, जिसकी आप डेफिनेशन करेंगे उसका नेम ज़रूर आपने करना है, और डेफिनेशन सेम एज इट इज़ होनी चाहिए, वो आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी आप चीज़ें हैं सेल्फ राइटिंग ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है ना बीकॉम के पेपर्स वगैरह में ज़्यादा सेल्फ राइटिंग ही यूज़ होती है, और वो प्रेफर भी सेल्फ राइटिंग को ही करते हैं जो चेकर होते हैं। ठीक है, रट्टे वाले स्टूडेंट्स उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हिस्ट्री में क्या है, द वर्ड ऑडिट इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डाई, मीन्स हेयर। The ancient form of audit is the stewardship. Stewardship was a person appointed by a landlord to take care of the crops and output, and this phenomenon is called as auditing. We can say that the old name of the auditor was steward and stewardship for auditing. अच्छा जी, ये अब आपको पढ़ने से पता चल गया, अगर लतीनी जुबान के लफ्ज़ में से लिया गया है। ठीक है, स्टीफर्ड एक बंदे का नाम था जिसको एक लैंडलॉर्ड ने हायर किया था अपनी फसलों की, मतलब फसलों की पैदावार के लिए, क्या लें, देखभाल के लिए। उनसे क्या उसको आउटपुट मिलता है, क्या नहीं मिलता, उसका फ़ायदा कितना होता है, इन चीज़ों को वो सारा कुछ उसका जो था ना टेक केयर करता था, उसके क्रॉप्स की, उनके आउटपुट्स की। ठीक है, इस फिनोमिना से इन्होंने निकाला है ऑडिटिंग का लफ्ज़। ठीक है, स्टीफर्ड फॉर ऑडिट, स्टीफर्ड जो लफ्ज़ है वो ऑडिटर के लिए होगा, स्टीफरशिप ऑडिटिंग के लिए होगा। अब ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, audit is an exercise that auditor carry out in order to be able to give a legal opinion whether financial statement give true and fair view. अच्छा, ऑडिट करवाया क्यों जाता है, ऑडिटिंग करवाने का मकसद ये होता है कि आपके बिजनेस में अगर कोई फ्रॉड है या एरर है तो वो डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ऑडिटर अपना लीगल ओपिनियन पेश करता है। कैसे करता है वो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, जो ईयर के एंड पे हम बनाते हैं, हर बिजनेस बनाता है अपनी, हर कंपनी, हर बिजनेस बनाता है अपने एंड पे एक स्टेटमेंट, जिसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेम देता है। उसके अंदर उसके सारे साल की एंट्रीज के बारे में होता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, नोट्स ऑफ अकाउंट्स, हर चीज़ के बारे में उसमें तफसील से बयान किया गया होता है। तो उसको चेक करते हुए बुक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, जिसको ऑडिटर चेक करता है और उसके बाद लीगल ओपिनियन अपना देता है कि ये जो स्टेटमेंट बनी है वो ट्रू है या नहीं है, या इसमें कोई एरर है या फ्रॉड है। ठीक है, अब वो उसने क्या करना होता है कि वो सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं कह देता कि नहीं जी इसमें फ्रॉड है, ये है वो है, नहीं, उसने उस चीज़ का सबूत भी प्रॉपर देना होता है, और उसके बाद उसका हल भी बताता है। शेयर होल्डर्स या मैनेजमेंट जो भी उसको हायर करती है ना ऑडिटर को, वही ऑडिटर सिर्फ उसी को ही अपना लीगल ओपिनियन पेश करता है और उसका हल भी बताता है कि अगर कोई फ्रॉड या एरर निकला है तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू आप पढ़ लीजिएगा।
अच्छा, आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग के मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद क्या है ऑडिटिंग करवाने के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच एन ऑडिटर कैन यूज वेरियस टेक्निक्स टू सर्टेन whether the financial statement show the true and fair view. Following are the main objects of auditing. ऑडिटिंग करवाने का मकसद क्या है कि ऑडिट क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। कैसे करता है, उसके पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। जो बंदा फ्रॉड कर रहा है ना, वो ऐसे नहीं फ्रॉड करेगा कि आप इजीली बुक खोलोगे और आपको मिल जाएगा जी हाँ जी यहाँ पे फ्रॉड है, नहीं। हर चीज़ को उसने एग्जामिन करना होता है, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल उसने करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। फिर उसके बाद अगर कोई एरर और फ्रॉड निकलता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसका हल भी वो बताता है, प्रिवेंशन भी करता है। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अच्छा, तीन ऑब्जेक्टिव हैं इसके, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और एक है इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब बुनियादी मकसद, हाँ, जिसको आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसके बगैर ऑडिटिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती, वो ऑडिटिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकता। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट सानवी मकसद, ठीक है। एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट मफहूम मतलब जो एंड पे वो देता है ना अपना फेयर लीगल ओपिनियन, उसको बोलते हैं हम लोग मॉरल चेक, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। Primary object of an auditor is give an independent opinion on the financial statement. Auditor express their expert opinion about the fairness of financial statement through various report. An auditor report communicate the result of the auditor work. One of the most important part of the audit process. In order to furnish his legal opinion, auditor has to perform following activities. अच्छा, independent opinion का क्या मतलब है कि वो किसी बंदे पे भी डिपेंड नहीं करता है, किसी से पूछ के वो अपना ओपिनियन पेश नहीं करता है कि मतलब आपके जो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें क्या गलती थी, वो किसी से पूछ के नहीं बताता, ठीक है, कि मैं ये बता दूं गलती या ना बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इंडिपेंडेंट होता है, खुद मुख्तार होता है, ठीक है। वो जो गलती होगी, जो फ्रॉड होगा वो सीधा बोलेगा, ठीक है, किसी से पूछ के नहीं उसने बताना होता। ये उसका बहुत मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। इसमें आप सीधा सीधा से लिख सकते हैं कि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर सकता और वो जो है इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपना देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि अगर ट्रू है या नहीं है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ ऑडिट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। अच्छा, fairness of financial statement. The process of auditing is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statement are prepared in accordance with the identified financial reporting framework. अब फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है बिजनेस वालों की तरफ से साल के एंड पे, वो उन्होंने जो उनको फ्रेमवर्क दिया जाता है, जिस तरीके से मतलब उनको बताया जाता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। हर बिजनेस का हर कंपनी का अपना हिसाब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का अपना तरीका होता है। तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि जो तरीका इनको बताया गया था उसने उसको इन्होंने फॉलो किया है या नहीं किया। सबसे पहले तो उसने ये करना है, ठीक है, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद है प्रिस्क्राइब लॉ। अब उसने क्या किया, इसको अंदर से रीड कर लेना, ठीक है, ये ज़रा लेंथी हो रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रिस्क्राइब लॉ में क्या होगा, पहले तो उसने किया फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसने फ्रेमवर्क चेक किया कि उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने काम जो सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया या नहीं की। उसके बाद हर बिजनेस के अपने होते हैं लॉ, ठीक है। देयर आर वेरियस लॉ दैट आर गवर्न बाय बिजनेसेस। अब हर बिजनेस ने अपने अपने लॉ बनाए हुए होते हैं, तो उसने सेकंड क्या क्या काम चेक करना होता है, उसने चेक करना होता है कि जो उन्होंने लॉज उनके बिजनेस के हैं क्या उन्होंने उसको फॉलो किया करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। सेकंड उसने ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज। The process of auditing is to examine the accounting policies for preparation of accounting record. An effective accounting system can provide better result and provide assistance to the auditor to give opinion on the accounting policies in the best interest. Accounting policies अब उसने चेक करनी होती हैं कि मतलब जो जैसे जैसे हम लोग उसको अगर दूसरे वे से देखें तो इनको कह सकते हैं जर्नल एंट्रीज के हिसाब से कि जो जैसे जैसे चीज़ें मैनेज करनी थी, जहाँ जहाँ पे चीज़ें आनी थी वहाँ पे इन्होंने लिखी हैं या नहीं लिखी, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। पहले उसने फ्रेमवर्क चेक करना है, फिर देखना है प्रिस्क्राइब लॉ किया गया या नहीं किया गया, उस पर अप्लाई। फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज को उसने एग्जामिन करना है। उसके ये होते हैं सारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको चेक करने के बाद ही वो जो है ना आगे जा सकता है। ज़ाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस हिसाब से होगी
तो वो आगे चेक करेगा कि इसमें कोई डिटेक्शन है, फ्रॉड है, डिटेक्ट करेगा मतलब फ्रॉड या एरर्स को, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या है जी, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा है सामने ऑब्जेक्ट मकसद, मतलब प्राइमरी खत्म होंगे तभी वो सेकेंडरी पे आएगा। आफ्टर एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिस्क्राइब लॉ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर मेक अ रिपोर्ट ऑन द वीकनेसेस ऑफ मैनेजमेंट। This report is considered as a secondary objective of an auditor and it categorized in two parts: detection and prevention of errors और detection and prevention of fraud. अच्छा, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में अब क्या होगा, पहले तो वो देखेगा कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे उसने जब करेगा कंप्लीट, उसके बाद वो जो है आपके बिजनेस या मैनेजमेंट में कोई वीकनेसेस होंगी तो उनके रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको मैंने आपको बोला था एरर या फ्रॉड निकाल के देगा आपको, ठीक है। अगर कंपनी में आपकी किसी चीज़ में वीकनेसेस हैं तो इसके रिलेटेड वो आपको हल भी बताएगा कि आप इनको ठीक कैसे कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि वो बोल देगा कि जी ये वीकनेसेस थी बस, नहीं, वो आपको उसका हल भी बताएगा और सबूत भी देगा अगर कोई फ्रॉड नहीं करता तो। अच्छा, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अब एरर्स क्या होते हैं, एरर्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द पर्पस ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर, ऑडिटर कैन यूज डिफरेंट वे एंड मीन टू फाइंड आउट द एरर इन द अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स। अब जाहिर है कोई भी एरर उसके सामने वो खोलता ही नहीं आ जाना, वो कोई टेक्निक से इस्तेमाल करेगा, अपना दिमाग चलाएगा, जाहिर ऑडिटिंग कर रहा है वो, तो उसने ढूंढने हैं एरर्स, ठीक है, तभी उसके सामने आएंगे, वैसे उसके आगे नहीं पड़े हुए होंगे एरर। एरर्स अनइंटेंशनल मिस्टेक्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो हम जान बूझ के नहीं करते। अब बिजनेस में एम्प्लॉयज जो हैं आपके, ऐसी मिस्टेक्स जो वो जानबूझ के नहीं करते, अनइंटेंशनल होती हैं, ठीक है, उनको हम एरर्स का नाम देते हैं, और जो वो जानते हुए करते हैं उसको हम फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। जाहिर है आपको भी पता है कि अनजाने में की हुई गलती हम एरर कह सकते हैं, लेकिन जानबूझ के किया हुआ वो फ्रॉड है। Unintentional mistake in the books of account are known as error. There are two types of error. अब एरर्स हो किससे सकते हैं, क्लरिकल एरर हो सकते हैं, मतलब जो छोटे लेवल के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं आपके, उनसे भी गलती हो सकती है, या प्रिंसिपल एरर्स भी हो सकते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं या बड़े लेवल के बंदे होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, एरर्स हो सकते हैं। अच्छा, क्लरिकल एरर्स क्या हो सकते हैं, unintentional mistake in the books of account committed by a lower level of management at early stage are known as clerical error. Error can be classified in four categories. क्लरिकल एरर मैंने आपको बताया कि लो लेवल के बंदे होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज, उनसे ये गलतियां हो सकती हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक है ये, ठीक है। अब इनकी फोर कैटेगरीज हैं। एरर ऑफ ओमिशन, मतलब वो किस तरह के एरर कर सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन हो सकते हैं, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर, ट्रायल बैलेंस एरर। अब एरर ऑफ ओमिशन में क्या आएगा कि वो जो है ट्रांजैक्शन करनी ही भूल गया हो, ठीक है, मतलब उसने किसी कंपनी में चीज़ें सेल की या परचेज की इतने रुपीस की, यहाँ पे एग्जांपल में आप पहले देखें, एन अमाउंट ऑफ 5000 फॉर गुड्स सोल्ड टू केसी एंड कंपनी इज रिसीव्ड बट सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। अच्छा, उसने सेल्स की हैं, ठीक है, अमाउंट भी रिसीव हो गई, लेकिन उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको सेल बुक में, ठीक है। कैश बुक में हो सकता है उसने कर दिया हो, लेकिन सेल बुक में उसने नहीं किया है, कंप्लीटली भी ओमिटेड हो सकती है। अच्छा, हमने उसने सेल किया भूल गया, एरर ऑफ मिशन, मतलब उसकी एंट्री करना ही वो भूल गया, ये एरर है, ठीक है, फ्रॉड नहीं है ये। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एरर ऑफ मिशन, ट्रांजैक्शन करनी भूल गया वो। अच्छा, उसके बाद प्रिवेंशन, इसका हल भी वो देता है कि आप इसका हल क्या कर सकते हैं। एरर ड्यू टू इंटायर ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब जब आप मतलब एक पूरी जो एंट्री है इसकी बनती है, सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट बनता है, ठीक है। अब उसने पूरी ही एंट्री नहीं की, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कैश की कर दी होगी और सेल या सेल की कर दी होगी, एक चीज़ की कर दी होगी, एक चीज़ की नहीं की होगी। अगर वो ऐसे करेगा तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा, लेकिन अगर वो पूरी एंट्री ही लिखना भूल गया तो उसका मतलब है ट्रायल बैलेंस पे कोई असर ही नहीं होगा, जब एंट्री है ही नहीं बीच में तो उसने ट्रायल बैलेंस पे क्या असर करना है। एरर ड्यू टू पार्शियल ओमिशन, मतलब एक हिस्सा उसका एंट्री का कर दिया और दूसरा हिस्सा नहीं किया, इसको कहते हैं विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड कैन बी डिटेक्टेड। और इसको हम लोग जो सा ट्रायल बैलेंस पे ये चीज़ असर करेगी और हम इसको निकाल सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि दूसरी हम जो उसकी सेल की एंट्री होगी वो कर देंगे, ठीक है। अगर उसने कैश की होगी तो सेल की नहीं की होगी, हम सेल की कर देंगे, हाफ जो पार्शियल होगी ओमिशन हम वो ठीक कर देंगे। अच्छा, error of commission when a transaction wholly or partially is recorded incorrectly in the books of account or wrongly posted in the ledger। अब क्या होगा, ये partially
या होली, मतलब या तो पूरी उसने एंट्री कहीं और पोस्ट कर दी होगी कैश को सेल में, सेल को कैश में कर दिया होगा, या फिर पार्शली मतलब इसका एक पार्ट गलत हिस्से में ट्रायल बैलेंस में कर दिया होगा, तो दूसरा हिस्सा उसका सेल में कर दिया होगा जाके बुक में एंटर। ठीक है, ऐसी एंट्रीज को जो रॉन्गली ऐसे पोस्टेड हो जाए उनको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, ₹5,000 इज पेड टू कंपनी। इस कंपनी को 5,000 रुपये पे किया है फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर, मतलब जिनसे परचेजेस की थी चीज़ें, परचेजेस की एंट्री होगी यहाँ पे, एंड सेम इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक while posting in the ledger account is debited by 500। ये देखिए, इसने इसकी कमीशन मतलब इसके जो प्राइस थी ना है ना उसको कम कर दिया। एंट्री उसने ठीक की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे फर्नीचर का नेम यूज हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कह रहे हैं उसने जब एंट्री की है ना कैश बुक में उसने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन जब उसने लेजर में पोस्ट किया ना उसको, तो कंपनी जो KM कंपनी जहाँ से चीज़ें खरीदी गई थी उसको डेबिट कर दिया 500 से, करना किससे था 5,000 से। ठीक है, ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, कमीशन सॉरी। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग के ट्रायल बैलेंस में इसकी अमाउंट को बिल्कुल ठीक करके लिख देंगे, तो हमारा जो सा एरर ये डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एरर, when incorrect posting or transfer is made in the trial balance down as trial balance error। जैसे आप इसको भी ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ कमीशन को भी ट्रायल बैलेंस एरर कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल को आप लिख सकते हैं कि जो है आपने एंट्री जो सी ट्रांजैक्शन कम पैसों में कर दी हो या कैश को सेल में लिख दिया हो, सेल को कैश में लिख दिया हो, ऐसी गलतियां हम ट्रायल बैलेंस में अगर की हो तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 10,000 is paid to Pakistan Chemical supply of chemical and the same is recorded in the ledger but committed to post into the trial balance। अब देखो उसने 10,000 रुपये से केमिकल मंगवाया, ठीक है, उसने लेजर में तो पोस्ट किया लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखना वो भूल गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, लेजर में से ही ट्रायल बैलेंस में दोबारा ला के लिखेगा, तो ये एरर उसका निकल आएगा, ओमिट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा इसका एरर। अच्छा, प्रिवेंशन आप पढ़ लीजिएगा, इसका हल, प्रिवेंशन को बोलते हैं हल। ठीक है, उसके बाद है कंपनसेटरी एरर या ऑफसेटिंग एरर। व्हेन सेकंड एरर इज कमिटेड टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एरर और द एरर व्हिच आर कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट result of these error on the debit side and credit side would nullify the net effect of the error is known as compensatory error। Example क्या है इसकी, an overcasting of an account by 1,000 may be counterbalanced by undercasting of another account। A, B, C and company account which was to be debited for 5,000 was credited for 5,000 and similarly, मतलब इसका क्या है कि जो चीज़ डेबिट हो रही थी ना है ना उसको आप क्रेडिट कर दो, मतलब वो गलती कि जिसको हमने डेबिट करना था, कैश को डेबिट करना था, तो उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, ऐसी गलतियों को हम बोलते हैं कंपनसेटरी या ऑफसेटिंग एरर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ABC कंपनी का विच वाज टू बी डेबिटेड, उसने डेबिट करना था 5,000 से, वाज क्रेडिटेड ₹5,000 से। उसने क्या किया है, डेबिट करना था 5,000 से लेकिन उसने उसको क्रेडिट कर दिया 5,000 से। ऐसी गलतियों को जब हम लोग ट्रायल बैलेंस निकाल करते हैं तो ये गलती हमारी तब सामने आएंगी और हम इनको जर्नल एंट्रीज में दोबारा जाके सेट कर देंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आ जाएगी। मतलब ये भी एरर वो निकालता है ऑडिटर। उसके बाद इसके वो है प्रिवेंशन है, हल पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल एरर्स अब क्या होते हैं, दीज एरर्स ऑकर व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इन एरर्स में क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं तैयार की गई हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज के कुछ प्रिस्क्राइब लॉ होते हैं, उनको फॉलो करके इन्होंने नहीं किया होना, इनको हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल एरर्स। अच्छा, टाइप ऑफ प्रिंसिपल एरर्स क्या है, incorrect allocation, incorrect valuation, omission of outstanding assets and liabilities। Incorrect allocation, these errors may be occur when there is an incorrect distinction between the capital and revenue expenditure। इनमें क्या होता है जी, जो रेवेन्यू वाली चीजें होंगी ना है ना उनको वो कैपिटल में लिख देगा। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ₹5,000। अब उसने रॉ मटेरियल परचेज किया 5,000 जो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उसने क्या किया, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होगी इसकी, such error will be affect the trial balance but will not affect the profit and loss account। The detection such error, the editor has not to do a careful examination of the books of account, had to do, मतलब इन एरर्स को निकालने के लिए जो है ना ऑडिटर को बहुत
एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस में है ना वो फ़र्क नहीं करता, लेकिन जो है ना जनरल एंट्रीज वहाँ से इसकी गलती निकल सकती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ देखेगा ना जो है ऑडिटर, तो वो गलती नहीं निकाल सकेगा किसी की। रेवेन्यू को कैपिटल में लिख दिया, ये इसका होगा इनकरेक्ट एलोकेशन। अच्छा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन क्या होगा? वैल्यू के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि उसने क्या किया होगा, वैल्यूज का डिफरेंस कर दिया होगा। 5,000 को 2,000 कर दिया होगा, 500 कर दिया होगा, जैसे पीछे एक एग्जांपल में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 5,000 को उसने 500 से लिख दिया था, तो सेम इसने भी इनकरेक्ट वैल्यूएशन की होगी। दीज आर ऑकर व्हेन द एसेट्स आर नॉट प्रॉपर्ली वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया। दीज आर ऑकर इफ करंट एसेट्स आर नॉट वैल्यूड एट कॉस्ट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट वैल्यूड एट बुक वैल्यू। अच्छा, इसने यहाँ पे एक इनकरेक्ट वैल्यूएशन हम उस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे इसने एसेट्स के हिसाब से मैं बताया जी कि जो है एसेट्स हैं उसकी वैल्यूज को उसने गलत लिख दिया होगा। अगर एक एसेट है, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी है, उसकी वैल्यू होगी 60,000, तो उसने लिख दी होगी 3,000, 30,000 लिख दी होगी, 20,000 लिख दी होगी, मतलब उनकी वैल्यूज में उसने डिफरेंस कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकरेक्ट वैल्यूएशन। अच्छा, उसके बाद है ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। प्री पेमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं जो रिसीवेबल हो, कह सकते हैं प्री पेमेंट हो। ठीक है, एसेट्स वो मतलब जो हमने चीज़ें हमारे हमें मिलनी हुई होती हैं, लायबिलिटी जो हमने अदा करनी होती हैं हमारी प्रीपेड होती हैं। प्री पेमेंट्स आर इग्नोर्ड एंड द अमाउंट चार्ज ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट एंड लायबिलिटी। अब इस जो आउटस्टैंडिंग चीज़ें होंगी एसेट एंड लायबिलिटीज को वो जनरल एंट्रीज में लिखेगा ही नहीं। ठीक है, वहां से उसने कर दिया ओमिट उनको, और जाके उसने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, रेंट एंड कमीशन आर इग्नोर्ड एंड डायरेक्टली चार्ज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इन एक्सपेंसेस को उसने जनरल एंट्रीज में करने की बजाय डायरेक्ट जाके प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया, और मतलब ओमिशन कर दी इसने यहाँ से जनरल एंट्रीज में से। अच्छा, यहाँ तक एरर्स थे। उसके बाद फ्रॉड है। फ्रॉड क्या हो सकते हैं? एन intentional mistake omitted by the management and individual or any third party in the books of account is called as fraud. अब फ्रॉड क्या हो सकते हैं? जो जानबूझ के गलतियां की गई हो, वो मैनेजमेंट भी कर सकता है, मतलब एम्प्लॉय भी कर सकता है, एंड इंडिविजुअल अकेला बंदा भी कर सकता है, और एनी थर्ड पार्टी। अब कोई और भी आके आपके अगर इतने किसी को आपने बिजनेस में फ्री हैंड दिया होगा, तो वो आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई डिफरेंस कर देगा, तो वो आपके लिए वो फ्रॉड कर देगा, जिससे आपके बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अच्छा, टाइप ऑफ फ्रॉड्स क्या हैं? कैश फ्रॉड, इन्वेंट्री फ्रॉड, मैनिपुलेशन फ्रॉड। कैश फ्रॉड्स क्या हो सकते हैं? एम्बेरसमेंट ऑफ कैश, misappropriation of cash can take place by omitting the entry receipts of the payment the cost cash book by overcasting the payment side of cash. एग्जाम्पल क्या है? रिसीवेबल मे नॉट बी रिकॉर्डेड एंड कैश रिसीव अगेंस्ट द सेम इम्बैलेंस्ड। अच्छा, फ्रॉड कैसे निकल सकता है कि वो बंदा क्या करेगा कि आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं बिजनेस में, ठीक है, रिसीवेबल वो चीज़ है, बिल रिसीवेबल, कैश रिसीवेबल, डेटर रिसीवेबल, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो पैसे तो ले लेगा उस बंदे से, लेकिन आपके जो अकाउंट्स में बुक्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनके अंदर वो ऐड ही नहीं करेगा कि हमने पैसे लिए या नहीं लिए। ठीक है, एज गेन्स सेम इम्बैलेंस्ड, मतलब वो क्या करेगा, कैश ले लेगा लेकिन उसकी एंट्री नहीं करेगा, ये होता है फ्रॉड। ठीक है, कैश फ्रॉड। अब ये कैसे निकल सकता है कि जो है क्या नाम है उसका, ऑडिटर प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को चेक करेगा, और हर चीज़ के बारे में जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट्स है ना, वो दोबारा से चेक करेगा हर चीज़। फिर वो एक एक बंदे से करता है इंक्वायरी, जब उसको फ्रॉड का शक हो ना, तो वो फिर हर बंदे से इंक्वायरी करता है, मैनेजमेंट से, शेयर होल्डर से, इंडिविजुअल से, जो जिसका भी लिंक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, उन सब के साथ अलग अलग से इंक्वायरी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ही उसको फ्रॉड डिटेक्ट कर सकता है वो, अदरवाइज उसको फ्रॉड कैसे पता चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इन्वेंट्री फ्रॉड, गुड्स परचेज मे बी स्टोलन आर यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री फ्रॉड में क्या होगा, जो स्टॉक, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक है, तो स्टॉक जो आपके पास बिजनेस में पड़ा हुआ होगा, वो बंदा क्या करेगा, पर्सनल यूज कर ले या चोरी कर लेगा। ठीक है, अब ये लॉस कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं कि आप प्रॉपर डे हर दिन जोन सा है अपना स्टॉक चेक करते रहें, तभी आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो आए दिन कोई ना कोई चोरी करता रहेगा, और एंड पे जाके जब आप स्टॉक अपना चेक करोगे तो आपको अच्छा सा लॉस हो गया होगा। तो ये जो है इसका प्रिवेंशन बताता है ऑडिटर,
कि आपको सरप्राइज चेकिंग ऑफ स्टॉक करनी चाहिए, ठीक है। उसको बार बार चेक करना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपके पास कितना स्टॉक है और कितना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। It means presentational or record of account is a manner signified different than the original. This type of fraud is difficult to detect as management or director involved in it. इसमें क्या हो सकता है जी? अब जो है ना मैनिपुलेशन का मतलब होता है मनी से निकला है, ठीक है। जो पैसों के होते हैं ना ट्रांजैक्शन, 5,000, 6,000, 10,000 इतने से सेल हुई थी, मतलब एक चीज़ उसने सेल किया है 20,000 से, ठीक है। अब क्या किया है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे जो उनसे ना फ्रॉड चीज़ इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इसमें मैनेजमेंट या डायरेक्टर इन्वॉल्व होती है। ये छोटा बंदा अकाउंट्स के जो है ना मैनिपुलेशन गलत नहीं कर सकता, वो चोरी तक तो कर सकता है, मतलब जो स्टॉक में से चोरी हुई वो तो कर सकता है, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि वो इजीली पकड़ा जाए, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद है मॉरल चेक। मॉरल चेक में क्या होता है कि ऑडिटर जो है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है, ठीक है, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है थी या नहीं थी, इसका फेयर व्यू है या नहीं है, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन पेश करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता था या किसी से डर के कुछ छुपाता नहीं है। अगर कोई फ्रॉड हुआ हुआ तो वो बताता है, अगर कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करने का बताता है वो, ठीक है। उसके बाद आपके बैलेंस अपने बिजनेस को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे इन वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं अपने बिजनेस में, हर चीज़ के बारे में वो आपको बताता है, ठीक है। अच्छा, जो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अगर आप वो भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काइंडली प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से स्टडी हासिल कर सके, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।